अर्बन नक्सल्स बुक में मैंने काफ़ी डिटेल में लिखा है इसके बारे में। मैं काफ़ी भारत घूमा और ख़ास तौर पे मैंने बस्तर में जहाँ इंडिजिनस लोग रहते हैं वहाँ पे काफ़ी वक्त गुजारा और मुझे ये समझ में आया कि जो हमारी इंडिजिनस पॉपुलेशन है जिसके कारण आज भारत है, अगर भारत की मूलतः पहचान है तो इंडिजिनस लोगों के कारण है। इन इंडिजिनस लोगों के अपने अपने कल्चर्स थे, उनकी हर बात भारतीय है, भारत उनकी जमीन है, भारत उनकी रूह है। लेकिन वो लोग चर्चों में इकट्ठ हो रहे थे, वो अपने आप को क्रिश्चियन लिखवा रहे थे। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि जो पूरा जो नक्सल मूवमेंट जो चला, ये नक्सल मूवमेंट के नाम पे एक्चुअली एक कन्वर्जन का मूवमेंट चला इंडिया में। और ये जो बात है, मैंने ये मुद्दा उठाया कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं हमारी, इनको कन्वर्ट किया गया है, लेकिन तब तक मैं ये नहीं समझ पा रहा था इसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे कन्वर्ट किया गया है। और मैंने फिर इस नक्सल मूवमेंट के ऊपर एक फिल्म बनाई, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, जिसको 4-5 साल इन लोगों ने रिलीज भी नहीं होने दिया। मैंने फिर बुक लिखी अर्बन नक्सल्स। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी पल्लवी जोशी जी के साथ एक वेब सीरीज बहुत बड़ी बनाई जो CNN के लिए, जिसका नाम था भारत की बात। और उसमें हमने विशेषता खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर एपिसोड्स बनाए। और उस सिलसिले में मुझे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी रिसर्च करने का और काफ़ी वक्त गुजारने का मौका मिला। और इस बार जब मैं गया तो मेरी निगाह एक ही चीज़ पे थी कि ये क्या चक्कर है कि कल्चर तो हिंदुस्तानी है, कल्चर तो पूरा भारतीय है, आत्मा रूह पूरी भारतीय है, लेकिन लोग अपने को क्रिश्चियन बोल रहे हैं। और मुझे ये समझ में आया, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, मैं आपके सामने वो प्रस्तुत करना चाहता हूं कि ये जो कन्वर्जन का जो पूरा मूवमेंट है ऑफ कन्वर्टिंग द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट की मैं बात कर रहा हूं, टू क्रिश्चियनिटी, ऑर्गेनाइज क्रिश्चियनिटी। ऑर्गेनाइज क्रिश्चियनिटी से मतलब मेरा यह है कि एक संघ है, एक क्रिश्चियनिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो विधिवत तरीके से लोगों को कन्वर्ट करा रहा है। ये नहीं कि कोई एक आदमी बैठा है और उसने जीसस क्राइस्ट के बारे में कुछ पढ़ा और वो अपनी स्वेच्छा से कहने लगा अब तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको भी फॉलो करूँगा। जैसे हम लोग हिंदू लोग जो हैं, स्पेशली हम लोग चर्च में भी चले जाते हैं, हम लोग बुद्धिस्ट टेम्पल्स में भी जाते हैं, हम लोग गुरु नानक के यहाँ भी चले जाते हैं, हम कहीं भी चले जाते हैं, क्योंकि हमें किसी चीज़ से ना तो ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना नफरत है, और हम उसको फॉलो भी करते हैं। ऐसा नहीं है, ये एक विधिवत तरीके से कन्वर्ट किया गया। और ये जो पूरी प्रोसेस है ये सन 1813 से चल रही है। और इसके पीछे द मैन, मनी एंड मटीरियल पावर, which means is properly funded. There is a logistical and organizational support behind it, and it runs like a campaign, like a war campaign or like a capitalist campaign। और जब कोई नया ब्रांड आता है, किस तरह से लोगों को कन्वर्ट किया जाए अपने ब्रांड के प्रति ताकि लोग उसमें लॉयल बन जाएं, इट्स अ टोटल कन्वर्जन, जो कम्युनिस्ट लोग और नक्सल लोगों की एक टिपिकल स्ट्रेटजी भी होती है। And behind this man, money and material power, the sole objective is to convert the local tribal communities into Christian fold. और ये जो प्लान है ये ड्राफ्ट किया था असम के गवर्नर रॉबर्ट रीड ने। दिस प्लान वॉज कॉल्ड क्राउन कॉलोनी और न्यू इंग्लैंड कॉलोनी, मतलब इंग्लैंड की एक नई कॉलोनी बनाने का पूरा प्लान जो था, मिस्टर रॉबर्ट रीड, हु वाज द गवर्नर ऑफ असम, ही स्टार्टेड इट। और उसके पीछे आइडिया ये था टू यूज चर्च एज अ पॉलिटिकल पावर।
और इनकी जो देखिए पूरी आइडियोलॉजी है वो ये है कि वी आर द ओनली वन, वी नो द ट्रूथ, इफ देयर इज एनी सैल्वेशन इट इज ओनली थ्रू अस। और बाकी जितने फेथ्स हैं, चाहे वो ट्राइबल अपना फेथ रहा हो उन लोगों का, चाहे वो हिंदू फेथ हो, इवन इस्लाम फेथ हो, या ज़ोरोस्ट्रियन फेथ हो, या जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, कोई भी दुनिया का जो अलग फेथ है दैट इज सैटेनिक फेथ। और अगर आप सैटेनिक फेथ को फॉलो करेंगे देन यू विल गो टू हेल, मतलब आपको नर्क मिलेगा। और ये जो है ये प्रोपेगेंडा इन लोगों ने शुरू किया। और नॉर्थ ईस्ट में एक खास बात थी जो कि बस्तर में भी है, मैंने देखी, इन लॉट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज आई हैव नोटिस्ड दिस। और वो खास बात ये थी कि ये लोग जो है किसी पर्टिकुलर गॉड, देवी देवता, किसी किताब या कोई इस तरह की चीज को नहीं मानते थे। दे वर नेचर वर्शिपर्स। ये लोग जो थे इनका धर्म पूरा नेचर, और जो कि आप देखिए हिंदू फिलॉसफी में पूरा प्रकृति की ही बात है। प्रकृति और पौरुष जब मिलता है तभी मोक्ष मिलता है। तो इसमें जो प्रकृति और कर्म, पौरुष मीन्स कर्म होता है, तो प्रकृति और पौरुष का जो समन्वय है उसमें से ये प्रकृति को और कर्म था अपना खेती करना, काम करना, सामाजिक अपने समाज का उत्थान करना। तो एक तरह से पूरी तरह से हिंदू फिलॉसफी में ये घुसे हुए थे, लेकिन इनका कोई बहुत रिचुअलिस्टिक नहीं था, इन लोगों के मंदिर नहीं थे, कोई ईश्वर देवी देवता का इनका रूप नहीं था। और इस बात का इन लोगों ने फायदा उठाया कि इनका कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं था, जैसे कि मंदिर, गुरुद्वारे इस तरह का नहीं था। और चर्च ने इन लोगों के दिमाग में धीरे धीरे, जिसका ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल था, पर धीरे धीरे इन लोगों के दिमाग में एक लंबे वक्त तक ये अंदर डालना शुरू किया कि मैं एक्चुअल आपको कोटेशन बताता हूं जो मेरे को बताया गया। वो ये था कि इन लोगों ने एक आइडेंटिटी क्राइसिस, इनके सामने एक अस्तित्व को लेकर क्राइसिस क्रिएट कर दी। और उनने बोला कि भाई आपका कोई रिटन लिटरेचर नहीं है, आप लोग हिंदू हो ही नहीं सकते, आप किसी देवी देवता ईश्वर को नहीं मानते, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, आप हिंदू हो ही नहीं सकते। और वहां पे क्या था, बिकॉज देखिए आदमी क्या खाता है और क्या पीता है ये डिपेंड करता है वहाँ की प्रकृति क्या है, वहाँ की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, क्या उगता है क्या नहीं उगता है। इन लोगों ने कहना चालू किया उनसे कि आप तो गाय का मांस खाते हैं, आप हिंदू हो ही नहीं सकते, आपकी कोई भगवान ईश्वर नहीं है आपका, आप हिंदू हो ही नहीं सकते हैं। और उन्होंने कहा कि आप मुस्लिम भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि आप लोग पोर्क भी खाते हैं, ना आपकी कोई होली बुक है जैसे कि कुरान या गीता या बाइबल, तो उन्होंने कहा आप हिंदू तो है ही नहीं। और इस तरह से धीरे धीरे एक पॉलिटिकली मैसेजिंग करके उनको डिवाइड करते करते पहले उनको कन्विंस कराया कि आप हिंदू नहीं हैं, और फिर उनको इस बात को लेकर कन्विंस कराया चूंकि आप हिंदू नहीं है इसलिए आप भारतीय भी नहीं है, यू आर नॉट पार्ट ऑफ भारत। और उनसे कहा आप भारत से अलग हैं, आप तो एकदम अलग आइडेंटिटी है आपकी, तो एथनिकल आइडेंटिटी है अलग से। और अगर भारत वालों को आपसे कुछ लेना देना होता तो अभी तक वो आपको हिंदू फोल्ड में ले आए होते, आपको भारतीय बना लिया होता अपनी तरह से, और आप गाय नहीं खा रहे होते, आप पोर्क नहीं खा रहे। और इस तरह से एक मिस प्रोपेगेंडा करके जो इनका एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रहती है, जो इनने बस्तर वगैरह में भी किया है, बाकी ट्राइबल्स के साथ सारी दुनिया में किया, भारत में नहीं किया, अफ्रीका में भी किया इनने ऑस्ट्रेलिया में भी किया है, इन्हें फिलीपींस में भी किया है, विश्व की कोई ऐसी अछूती इन्हें अमेरिका जैसी कंट्री में किया है। सब जगह की ट्राइबल कम्युनिटीज को ये बोल बोल के कि तुम तो अलग हो, इस देश के पार्ट नहीं, और उनको नेशनलिज्म से हटा के उनको एक अलग स्टेटस दे के उनको अपना वो बनाया है। और तीसरा जो इनका अटैक था, इन्होंने बोला
कि तुम पूरे भारत, बाकी जो भारतवर्ष है उसकी तरह से आगे नहीं हो, क्योंकि भारतीय लोग तुमको, भारत जो है तुमको सप्रेस करता है, तुम्हारा शोषण करता है। और इनने ये जहर, नफरत और द्वेष के बीज बोए वहां पे एक ऑर्गेनाइज्ड मैन, मनी एंड मटेरियल सपोर्ट से, लॉजिस्टिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड आइडियोलॉजिकल सपोर्ट से, जिसके साथ पैसा भी जुड़ा हुआ था। और फिर इनने बोलना चालू किया कि भारतीय जो तुमको सप्रेस कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी विल लिबरेट यू फ्रॉम दिस सप्रेशन। और उन्हें एक लिबरेशन थियोलॉजी जो है कि आपको भारत नाम का जो जहन्नुम है, भारत नाम का जो नर्क है, यू विल गेट लिबरेशन फ्रॉम दिस हेल कॉल्ड भारत। और ऐसे करके जितनी जनरेशन्स आती गई, उन लोगों को भारत से अलग करने की, तोड़ने की पूरी कोशिश की। और उनने बोला अगर तुम क्रिश्चियनिटी को अपनाओगे, इफ यू एम्ब्रेस क्रिश्चियनिटी, तो हम आपको एजुकेशन भी देंगे, हेल्थ भी देंगे, पैसे भी देंगे, खाना भी देंगे। और इन चीजों के लोभ में, इन चीजों के लालच में उन लोगों को कन्वर्ट करना चालू किया। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप एक आदमी के अंदर जहर घोल दें, उसके अंदर विष भर दें और बदले में उसको पैसा, खाना, हेल्थ, एजुकेशन, कपड़े ये सब दें मुफ्त में, तो वो आपका धीरे धीरे आपका भक्त होने लगेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस जहर, इस विष, इस नफरत के साथ उनने इन लोगों को आर्म्स देना भी चालू किया, मतलब बंदूक, औजार, गोलियां। और आप धीरे धीरे देखिए, इंटरनेशनल फोरम्स जो थीं, जो भारत का बुरा चाहती थीं, जो भारत को नहीं चाहती थीं, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के खास तौर पे बाद, इन लोगों ने तरह तरह के वहां पे डिवाइसिव, सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट ग्रुप्स क्रिएट कर दिए, जैसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT, HNLC मेघालय में, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलैंड एंड NDFB। और ऐसे कई ग्रुप्स थे जिनका प्राइमरीली जिनका काम था सिर्फ कन्वर्जन, ट्राइबल्स को किसी भी तरह से क्रिश्चियन बनाना। मैं आपको कुछ कन्वर्जन के परसेंटेज बताता हूं, आप सुन के हिल जाएंगे। अमंग्स ट्राइबल्स बता रहा हूं। असम में 30%, अरुणाचल प्रदेश में 40%, मेघालय में 70%, नागालैंड 92% एंड मिजोरम 96%। मतलब लगभग सब। त्रिपुरा में 30% और मणिपुर में 80%। ये सुन के किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। विश्व में और कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां पे वहां पे लोकल लोगों को पैसा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पैसा, कपड़े, लॉजिकल सपोर्ट, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट प्लस आर्म्स, एम्युनिशन, ये सारी चीजें विदेशी ताकतों के साथ मिलकर किया जाए। और चूंकि केंद्र में बड़ी कमजोर सरकार थी कांग्रेस की, जो खुद इसमें ही शामिल थी, जिसका ध्यान नॉर्थ ईस्ट पे था ही नहीं, वहां पे ये एक विधिवत तरीके से होता गया और उनको भारत से अलग करने की कोशिश की गई। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये पूरी खुली छूट थी। ऐसा कई लोग जो थे हमारे साथ जुड़े भी हुए थे और इसलिए कई सारे इंडिजिनस फेथ प्रोटेक्शन यानी अपने धर्म की रक्षा करने वाले भी कई ग्रुप्स खड़े हुए। जैसे मैं कुछ नाम बताता हूं। रानी मां गैंदनिल्यू वॉज फाउंडेड, Zelianggong Heraka Association in Manipur and Nagaland, Talom Rupko started Donipolo Yam Kebang for Adi community of Arunachal Pradesh,
and now it has been spread in almost all the communities of Arunachal Pradesh. And the apex body of the state is Indigenous Faith and Cultural Society of Arunachal Pradesh, जिसको IFC SAP के नाम से भी जाना जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाकी भारतवर्ष के लोगों के लिए जानना आवश्यक है। तिंगकाउ रगवांग चाप रीक इन मणिपुर, सॉरी नाम अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं माफ करिएगा, नुन्ना ललनाम इन मिजोरम, सेंग खासी इन मेघालय, लखीमोन संघा एंड हेम्पू मुगरंग ऑर्गेनाइजेशन अमंग कार्बी कम्युनिटी ऑफ असम, ब्रह्म धर्म परिचालना समिति एंड बथाऊ रिलीजन अमंग द बोडो कम्युनिटी ऑफ असम, शिवराय बिस्माई बोसोंग ऑफ दिमासा कम्युनिटी, जफुंकी फुसाना कैसको अमंग द अंगामी कम्युनिटी ऑफ नागालैंड, जमातिया हाउडा एंड जमातिया कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा, क्षत्रिय समाज अमंग देबारमा कम्युनिटी, एंड मैनी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दिस आर स्टिल एक्टिव इन द रीजन। और इन कम्युनिटीज ने एक बहुत ही समाज सेवा का, बहुत ही धार्मिक और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनलिस्ट काम किया। इन लोगों ने वीकली वर्शिप सेंटर्स जो हैं गांव में और शहरों में बनाना शुरू किया, बहुत तादाद में। दे स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग हाउस टू हाउस विजिट प्रोग्राम्स, यूथ कन्वेंशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉकेट्स, फ्लैग्स एंड फोटोज ऑफ लोकल गॉड्स। और इन्हें तमाम किताबें, सीडीज और पेन ड्राइव्स और इस तरह से लोगों में वापस जो सत्य था अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति, और सबसे ऊपर जो भारतीय मेन स्ट्रीम से जुड़ने का जो काम है, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने एक बहुत ही नोबल काम करना शुरू किया। और इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे बहुत तादाद में होम कमिंग चालू हो गई। आज नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे, इन एफर्ट्स के, मैंने आपको इतनी नाम बताए, इनके एफर्ट्स से, कि अब वो वापस मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। आज जो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है कि लोकल गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में प्रेयर हॉल्स बनने चाहिए, जिससे एक कम्युनिटी की फीलिंग हो, जहां पे जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं इस तरह की बातें हो, जहां पे अपने धर्म से जुड़ने की और धर्म से जुड़ने के क्या फायदे हैं ये समझ में आए। क्योंकि सबसे किसी भी पेड़ जंगल के लिए अपनी जमीन, अपने रूट से जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को उसके जंगल, उसके वातावरण से निकाल के उसको एक किसी दूसरे विदेशी गमले में लगाने की कोशिश करेंगे तो उस पेड़ या उस पौधे का मरना, मृत्यु निश्चित है। इसी तरह आवश्यक है कि हम लोग जो इंडिजिनस फिलॉसफी है, वहाँ का जो लोकल कल्चर है, फिलॉसफी है, उसके बारे में खूब ब्लॉग्स लिखें, सोशल मीडिया पे लिखें, किताबें छापें और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें, और तरह तरह के हम लोकल प्रोग्राम्स वहाँ करें और इस बात को आगे बढ़ाएं। भारत आज एक ऐसी जगह पे खड़ा है, अगर सारे भारतीय जुड़ेंगे तो ही भारत विश्व गुरु बनने का और वर्ल्ड लीडर बनने का सपना देख सकता है। वरना आज भारत को तोड़ने के लिए तो 1000 फोर्सेस खड़ी हैं, जिनसे मैं अकेला इतने सालों से, अकेला मतलब कई लोग हैं, पर मैं इस अर्बन नैक्सलिज्म जो कन्वर्जन करता है उस सब्जेक्ट में लगातार लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी रिसेंटली हमारे साधु लोगों को पालघर में बहुत बर्बरता के साथ मारा गया, और तब कई लोगों ने बोला ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई है। मैं सबसे पहला व्यक्ति था, मैंने कहा ये हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने मारा है ये लोकल जो चर्चेज हैं वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और वहाँ पूरी प्लानिंग करते हैं, इसलिए ये पक्का काम जो है ऐसी फोर्सेस का है। तो कई लोगों ने मेरे अगेंस्ट भी बोलना शुरू किया, लेकिन अंततः वो सत्य बन के सामने आया। आज एक नहीं बल्कि भारतवर्ष को कम से कम 1000 युवा विवेक अग्निहोत्री चाहिए, और यही मेरी कोशिश है। मैं नए यंग लड़के लड़कियों को मेंटोर करता हूं, उनको सिखाता हूं कैसे ये लड़ाई लड़ी जाए सोशल मीडिया में, या अपने वक्तव्यों से, या अपनी किताबों से। मेरी अगली जो किताब आ रही है 28 अगस्त को,
वो इसी विषय में है कि भारत को किसने बेच दिया, भारतीय सभ्यता को किसने बेच दिया, उसी के बारे में है पूरी। बहुत बड़ी किताब है, बहुत बड़ा ग्रंथ है वो। इसी कारण कश्मीर में हम लोग परेशान हुए। 40% एरिया, भारत का ज्योग्राफिकल एरिया इन लोगों ने कब्जे में कर लिया हमारा। तो आज भारत के जो युवा लोग हैं उनका ये कर्तव्य है, दायित्व है, असली धर्म है कि वो इसके बारे में रोजाना सोने के पहले कुछ लिखें सोशल मीडिया में और लोगों को जागरूक करें। और सिर्फ जागरूक ही ना करें, अपनी तरफ से नॉर्थ ईस्ट का जो ट्राइबल कल्चर है वो लोगों तक लेके आएँ। वो लोगों को उसमें गर्व करने की उनको अनुभूति होनी चाहिए। उनको लगे हाँ, हम इस राष्ट्र के, इस देश के मेन कल्चर के पार्ट हैं और उनका जो लोकल कल्चर है, जो लोकल मान्यता है, उनको किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। और उनको इतने साल से मूर्ख बना के उनको यूज़ किया गया, जिससे उनको कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ। ये करना, इसकी हमें शपथ लेनी चाहिए। हर भारतीय को इसमें जुड़ना चाहिए। ये एक धार्मिक काम है, ये एक बहुत अच्छा कर्म है। इसका प्रारब्ध भले ही अगले जन्म में मिले, पर मुझे तो इसी जन्म में ये अच्छा काम करने का मिल रहा है। तो वो काम ये है कि मैं ये जब भी ये काम करता हूँ, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, जागरूकता पैदा करने की कोशिश करता हूँ, मुझे तमाम लोगों का प्रेम मिलता है। आप चाहें तो भारत की बात का नॉर्थ ईस्ट का स्पेशल एपिसोड अवेलेबल है यूट्यूब में, आई एम बुद्धा चैनल में। आप जाके देखिए किस तरह से हमने वहाँ के कल्चर को ऊपर उठा के उसको आगे ला के भारत की मेन धारा से जोड़ा है। हमने वहाँ के किस तरह से लोकल लोगों को बुला के उनसे हमने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वंदे मातरम और जनगण मन जो है, अलग वहीं के लोकल इंस्ट्रूमेंट्स को लेके बजवाया है। सोनू निगम ने उसमें गाना गाया है। मेरी हमेशा पहल रहती है कि मैं ऐसी चीज़ों को आम आदमी के सामने भारत के लाऊं जिससे उसको एक गर्व की अनुभूति हो और वो मेन धारा को छोड़ने की बजाय उसमें जुड़े और स्वयं इतना ताकतवर और इतना उसमें हिम्मत आए कि अगली बार जब इस तरह के जो मिस्टर रीड जो गवर्नर थे, उनकी जो क्राउन कॉलोनी या न्यू इंग्लैंड कॉलोनी की जो ये खतरनाक पॉलिटिकल और रिलीजियस स्ट्रेटजी थी, ऐसी स्ट्रेटजी लेके कोई आए तो उसको वहीं के लोकल लोग हरा दें, क्योंकि उनके अंदर इस राष्ट्र और इस राष्ट्र की सभ्यता के साथ इतना ज़बरदस्त जुड़ाव और प्रेम और एक अटूट विश्वास हो कि जिसको कोई दुनिया में आके हिला ना सके। और भारत अगली बार ये मुगलों का और ये कॉलोनियल क्रिश्चियन मिशनरीज का दोबारा गुलाम ना बन सके। यही मेरी एक, समझ लीजिए, मंजिल है, यही मेरा एक गंतव्य है, यही मेरी लाइफ का मिशन है। किसी तरह से आज हम नहीं बल्कि भारत को पूरा विश्व भारत के बारे में बोले। भारत माता की जय, क्योंकि भारत एक विश्व गुरु बन के सबके सामने आए और ये बिना नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल लोगों को, उनके कल्चर को साथ जोड़े बिना ये संभव नहीं है। तो आखिर में आपको मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से।